वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें HP PGT हिंदी का नया पाठ्यक्रम लगा है, उसे हम क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और फिर से ये जोर देकर कहूँगा कि ये हमारा ऑडियो लेक्चर है। कैसा लेक्चर है? ऑडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नहीं। इसमें सिर्फ आपको ऑडियो ही सुनने के लिए मिलती है। समय का अभाव है, जिस कारण ये भी आपके लिए उपलब्ध कर रहा हूँ, नहीं तो समय बहुत ही कम है। ठीक है ना, क्योंकि नहीं मिल पाता है समय। बाकी देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा बिहारी सतसई पर। किस पर? बिहारी सतसई पर। इसके संपादक होंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आराम से इस ऑडियो को सुनिएगा। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से इसको सुनते रहिए। आपके लिए ये बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं आपको कह रहा हूँ जोर देकर, आराम से इसको सुनते रहिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कुछ कार्य कर रहे हैं या फिर टहलने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको ऑडियो को ईयरफोन के माध्यम से अवश्य सुनते रहिए। आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलेगा। ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बाकी अगर आप LT टेट, LT कमीशन या फिर PGT हिंदी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके नोट्स लेना चाहते हैं, तो उनके नोट्स भी अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उससे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे ऑडियो लेक्चर को। तो पहला सीधा सीधा सा आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो बिहारी सतसई किसके द्वारा रचित है? तो जो बिहारी सतसई है ये बिहारी लाल द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बिहारी दास है या फिर बिहारी लाल है, ये रीतिकाल के किस काव्यधारा से जुड़े हुए थे? तो जो बिहारी है ये रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए थे। ये रीति सिद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए थे, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को कैसा कवि माना है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये बिहारी को रसवादी कवि मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी को रसवादी कवि मानते थे। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को कैसा कवि माना है? तो जो डॉक्टर नगेंद्र है ये बिहारी को ध्वनिवादी कवि मानते थे, ध्वनिवादी। जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने रसवादी माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी। यहाँ से देखिए रामचंद्र शुक्ल और रसवाद, इससे क्या आपको सुनाई दे रहा है? र से। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं बिहारी को रसवादी, और र से आपको ये याद रखना होगा, आराम रहेगा। फिर रहेगा आगे देखिए अगला प्रश्न, बिहारी को किसने पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी थी? बिहारी को किसने पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी थी? तो बिहारी को श्री राधाचरण गोस्वामी के द्वारा पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी गई थी। बिहारी को श्री राधाचरण गोस्वामी के द्वारा पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी गई थी। फिर अगला प्रश्न ये है, बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। तो इन तथ्यों को ध्यान रखना आपने। अगर ये प्रश्न पूछा जाए बिहारी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था गोविंदपुर में। बिहारी का जन्म गोविंदपुर में हुआ था। बिहारी के पिता का नाम पूछा जाएगा तो ये केशवदास होगा। बिहारी के पिता का नाम केशवदास था। ये रीतिकाल वाले केशवदास नहीं है, ये अलग केशवदास है। इसी के साथ ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बिहारी के गुरु का नाम क्या था? तो जो बिहारी के गुरु का नाम था तो ये नरहरि दास था। बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था। इसी के साथ साथ ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? जो बिहारी हैं ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि बिहारी के आश्रयदाता कौन थे? जो बिहारी के आश्रयदाता ये दो माने जाते हैं। एक तो महाराजा जयसिंह माने जाते हैं और दूसरे माने जाते हैं शाहजहां भी। क्योंकि जो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार परीक्षा में, क्या बिहारी शाहजहां के दरबार में रहे हैं? हाँ जी, कुछ समय तक ये शाहजहां के दरबार में भी रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई,
इसे बिहारी लाल द्वारा किस छंद में लिखा गया था? बिहारी लाल के द्वारा बिहारी सतसई को दोहा छंद में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल द्वारा बिहारी सतसई को किस ब्रजभाषा में लिखा गया था? ये तो ध्यान रखना है कि जितने भी रीतिकाल के विद्वान हैं या कवि हैं, इन सभी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, परंतु जो बिहारी लाल है इन्होंने ब्रजभाषा का तो प्रयोग किया ही किया, साथ में कौन सी ब्रजभाषा का? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा का, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा का। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह पंक्तियां किसने बिहारी सतसई के लिए कही? प्रस्तुत पंक्तियां जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी सतसई के लिए कही थी, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये तथ्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवया छंद में ब्रजभाषा में लिखी। बिहारी लाल के पुत्र थे कृष्ण लाल कवि, इन्होंने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवया छंद में ब्रजभाषा में लिखी थी। इसके पश्चात जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं तो वो इस प्रकार से है। पूछा जाएगा आपको, अमर चंद्रिका किसकी रचना है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? जो अमर चंद्रिका है ये बिहारी सतसई की टीका पर लिखी गई है, दोहा छंद में लिखी गई है और ये सुरती मिश्र की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है, लाल चंद्रिका जो बिहारी सतसई पर आधारित है या इसकी टीका है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लाल चंद्रिका लिखी गई थी लल्लू लाल के द्वारा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बिहारी बिहार ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा किस छंद में लिखी गई थी? पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो बिहारी बिहार है ये अंबिका दत्त व्यास की रचना हो जाएगी और ये बिहारी सतसई की ही टीका है। इसे रोला छंद में अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया था। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है, ये मानी जाती है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बिहारी रत्नाकर की टीका। जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी सतसई की टीका किस नाम से की गई थी? बिहारी रत्नाकर के नाम से, और इसे हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका माना गया है। बिहारी रत्नाकर को हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका माना गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, किसने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू भाषा में बिहारी सतसई का अनुवाद किया था? किसने उर्दू भाषा में गुलदस्त बिहारी नाम से बिहारी सतसई का उर्दू में अनुवाद किया था? तो ये किया गया था मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम द्वारा। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा तो वो इस प्रकार से है कि जो बिहारी सतसई में समस्त दोहों की संख्या कितनी मानी जाती है? सर्वमत के अनुसार पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। तो सर्वमत के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की संख्या मानी जाती है 719। कितनी? 719। किंतु जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिनकी आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, जिनके द्वारा इसका संपादन किया गया है, तो इनके द्वारा बिहारी सतसई में 713 दोहों की संख्या मानी गई है। कितनी? 713 दोहों की रचना, 713 दोहे माने गए हैं। फिर ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव किन कवियों का पड़ा? तो बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव जिन कवियों का पड़ा तो वो हैं अमरुक, हाल और गोवर्धनाचार्य। अमरुक, हाल और गोवर्धनाचार्य, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए एक ये पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। फिर से इसको रिपीट करूँगा, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के और बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो ये ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये, कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। इसके पश्चात आगे आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कौन कौन सी पंक्तियाँ कही हैं, तो इनको भी आपको क्रम से करवा देता हूँ। जैसे कि पहली पंक्ति है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है।
फिर से देखिए, फिर से, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहारी सतसई के संबंध में ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगली पंक्ति देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये किसने कहा? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के संबंध में कहा है और इसे नेट में हमेशा पूछा जाता है। अगली पंक्ति देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। पंक्ति को दोबारा से याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट होगी। यदि प्रबंध नहीं, दूसरी पंक्ति है ये। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के संबंध में कही है। हाँ, देखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपने पूरी तरह से पीडीएफ को देखकर पढ़ना था, तो ये पीडीएफ में आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको इसकी। जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर भी सेंड कर दूंगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। अगला है, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में कहा है ये भी। फिर आगे देखिए, बिहारी की कृति का मूल्य तो बहुत अधिक आंका गया है। बिहारी की कृति का मूल्य तो बहुत अधिक आंका गया है। उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों बाह बाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये पंक्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में कही है। एक बार इसको फिर से पढ़ूंगा। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों बाह बाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट होगी ये पंक्ति भी। फिर आगे है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि में नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। ये पंक्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसको भी फिर से रिपीट करूंगा। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये भी बिहारी के संबंध में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्ति है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी, ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। बिहारी लाल की पंक्तियाँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बधियो, आगे कौन हवाल। फिर से देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बधियो, आगे कौन हवाल। अगली पंक्ति है, तंत्री नाद कवि तरस, सरस रास रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे, जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद कवि तरस
सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे, जे बूढ़े सब अंग। उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंग अंग नग नगमती, अंग अंग नग नगमती, दीप शिखा सी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़े उजेरो गेह। इंपॉर्टेंट होगी ये। फिर है ये पंक्ति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति, इसको दोबारा से पढ़ूंगा। रस सिंगार मंजन किए, कंजन गंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। अगली पंक्ति ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करें बौहिन हंसे, दैन कहीं नटी जाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बौहिन हंसे, दैन कहीं नटी जाए। इंपॉर्टेंट। अगली पंक्ति है। इति आवत चली जावत चली 6-7 घात, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन हाथ। दोबारा से देखिए। इति आवत चली जाउत चली 6-7 घात, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन हाथ। अगली पंक्ति है। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दय नई यह रीति। फिर से देखिए आराम से। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। अगली पंक्ति है, ये भी महत्वपूर्ण है। कनक कनक ते 100 गुनुई, मादकता अधिकाय, बह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। अगली पंक्ति है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कहट नटत रितज खिजत मिलत खिलत खजियात, भरे भौन में करत है नैनही सो बात। फिर से देखिए। कहत नटत खिजत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनही सो बात। अगली पंक्ति है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन झाई परे श्याम हरित दुति हुई। अगली पंक्ति है। अपने अंग को जानी के जोबन निप्रति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। अपने अंग को जानी के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। अगली पंक्तियां ये भी महत्वपूर्ण होगी। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरो हियो की बात। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हियो की बात। अगली पंक्तियां ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। फिर से देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। आगे है। समय समय सुंदर सवे, समय समय सुंदर सवे, रूप का रूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीते, तित तेती रुचि होए। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। समय समय सुंदर सवे, रूप का रूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीते, तित तेती रुचि होए। अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति है यहाँ पर। पतरा ही तिथि पाइये, बाघर के चहुं पास, नित प्रति पुण्योई रहे, आनन ओप उजास। पतरा ही तिथि पाइये, बाघर के चहुं पास, नित प्रति पुण्योई रहे, आनन ओप उजास। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ज़्यादा लंबा तो इसे नहीं खींचा मैंने, लगभग 20 मिनट के आसपास तक का ये लेक्चर है। जो भी तथ्य मैंने आपको बताए, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे तथ्य हैं। जो भी प्रश्न बनेगा इन्हीं के आसपास बनेगा, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आराम से इसको आप 2-3 बार सुना करिए। कहीं पर जाते हो तो इस सीरीज़ को आप पूरी की पूरी सुनते रहिए।
आपको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर काफ़ी लाभ इस सीरीज से मिलने वाला है। आप मेरी बात को अवश्य गांठ बांध लीजिए, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। अगर आप इसको सुनोगे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, अगर नहीं सुनोगे तो आपको अवश्य इससे नुकसान होगा परीक्षा में। आपको उस समय याद आएगा कि अगर जब परीक्षा हॉल में आप बैठोगे ना, आप सोचोगे अगर उस समय मैंने ये सीरीज़ सुनी होती तो मुझे इससे फ़ायदा मिलता। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा पीडीएफ सारी, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। हाँ, आप लोगों को वीडियो के लाइक का टारगेट पता होना चाहिए, तो लाइक की टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करिए, तभी मैं आपको जल्दी जल्दी लेक्चर लाया करूँगा। ठीक है, ठीक है फिर मित्रों, धन्यवाद।